हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट एलेट, क्लैट यूजी, क्लैट पीजी और जितने भी आपके लॉ एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आज का क्विज़ का क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारत के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में और यूएस के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कोई भी एक मेजर डिफरेंस आप मुझे बता दो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। भारत के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में और यूएस के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, इनके बीच में एक डिफरेंस आप मुझे बता दीजिए। तो फिर कमेंट सेक्शन में वो मुझे बता दीजिएगा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस नहीं गया हूँ, इसलिए घर से ही आप लोगों के लिए सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल आया हुआ है, केरला गवर्नर सेज ही कैन नॉट सैक इरेंट मिनिस्टर्स। तो ये एक न्यूज़ है जिसकी वजह से, वैसे तो केरला में गवर्नर की जो पोस्ट है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जो ही कंट्रोवर्सी में रहती है, बट यहाँ पे अभी एक नई न्यूज़ देखने को मिली है कि केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि ही कैन नॉट सैक इरेंट मिनिस्टर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे आई है। कोई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या कुछ इस तरीके से चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, जो हुआ वो हम जान लेते हैं। द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव एवरी राइट टू एडवाइज द गवर्नर, बट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर दैट लोवर्स द डिग्निटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस कैन इन्वाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर। तो ये आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। अब थोड़ा सा गवर्नर के पोस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत के अंदर गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, हिज पावर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से 162 के बीच में दी हुई है। ठीक है, ये वैसे काइंड ऑफ आपका रिवीजन ही हो रहा है, मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज गवर्नर के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 162 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर्स के सारी चीज़ों से डील करता है। ठीक है, गवर्नर जो है वो डुअल रोल अदा करते हैं। अब डुअल रोल में क्या है, पहला तो देखो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, फर्स्ट ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड सेकेंड जो है, ही वर्क्स एज ए वाइटल लिंक, ही वर्क्स एज ए वाइटल लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है। तो मोस्टली ये होता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर कोई दूसरी सरकार है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरी सरकार है, तो उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम जो है वो गवर्नर का मेन हो जाता है। अब कुछ प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम जान लेते हैं। द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा वैसे तो ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 153 जो है वो कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 153 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट स्टेट्स कि देयर शुड बी अ गवर्नर इन स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 153 जो एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एट गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी कल को आपसे पूछ लें कि भाई ये फला फला गवर्नर हैं जो 2 स्टेट्स के गवर्नर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर कहाँ से मिलती है, तो सब आर्टिकल 153 से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 157 जो है, आर्टिकल 157 जो है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहे समझने में। आर्टिकल 157 जो है हमारा, ठीक है, और आर्टिकल 158 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दोनों बात करता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो ये जो एलिजिबिलिटी की बात है ना, वो आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 करता है। अब गवर्नर के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि पहला है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज जो है वो उनकी होनी चाहिए। इसके बाद, नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी वो होल्ड नहीं करते हैं। तो ये 4 इनके मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जो टर्म होता है गवर्नर के ऑफिस का नॉर्मली जो है वो 5 ईयर्स का होता है। कितने का होता है, 5 ईयर्स का होता है, बट इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर ऑल्सो।
तो ये पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें और ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और इम्पॉर्टेंट हो, बस यही हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो गवर्नर के आर्टिकल से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं। अगर कोई गवर्नर पे पैसेज आता है या कुछ आता है तो उसमें फिर यहाँ पे आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने आपको सारी बता दिए हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं। आर्टिकल 163 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर की बात करता है, ये भी ध्यान रख लेना। आर्टिकल 163 जो है इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, उसके लिए माफ़ कर देना यार। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है, कांग्रेस प्रेसिडेंट पोल सीज 96% ऑफ डेलीगेट टर्निंग अप टू कास्ट वोट। तो यहाँ पे देखो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर देश दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए आपको। जैसे कि पता है कि खारगे साहब एंड थरूर साहब की लड़ाई है, कोई एक जो है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये आप कह सकते हो कि गांधी परिवार का ज़्यादा सपोर्ट जो है वो खारगे साहब को है, पर लेट्स सी कौन जीतता है, क्या होता है। सिसोदिया क्विज्ड फॉर 9 आवर्स बाय सीबीआई इन एक्साइज केस। तो हमारी जो सीबीआई है उनके द्वारा जो सिसोदिया जी हैं इनको करीबन 9 घंटे तक पूछताछ करी गई है, जिसके बाद ये न्यूज़ बन गई है बहुत बड़ी। आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे लोगों ने दिल्ली में जो है इसके अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि हड़ताल या इस तरह की चीज़ें भी करी थी, काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो ये एक अलग बात है, लेकिन अब ये पूछताछ तो चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर काफ़ी सारा कठोर शब्दों में बोल रहे हैं अगेंस्ट द बीजेपी। पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पर ठीक है अपने को पता होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो इसमें से तो नहीं निकल रही हैं। लेकिन हाँ, सीबीआई के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप पता रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली चीज़ है। तो सीबीआई भी देखो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, आपको याद होगा कि सीबीआई की परमिशन जो है किसी किसी स्टेट ने अभी कुछ समय पहले वापस ले ली थी कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती है या इस तरीके की चीज़ें। तो ये हम इनके बारे में सुनते रहते हैं और काफ़ी बार न्यूज़ में आता रहता है, तो एग्ज़ाम में भी आने की चीज़ें बन सकती हैं। तो सीबीआई के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना, है ना। तो देखो जो सीबीआई है ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ध्यान रखना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी का नहीं होने का मतलब क्या होता है कि किसी डायरेक्टली किसी स्टैट्यूट से नहीं बनी है, ठीक है। तो आप कहोगे कि फिर सर इसको पावर कहाँ से मिलती है, तो इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1946। किससे पावर करती है? दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। जो सीबीआई है इट्स नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, डायरेक्टली कोई इसके लिए सीबीआई एक्ट है ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस जो एक्ट है आपका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उससे पावर अपनी लेती है, ठीक है। कोई डाउट इतने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ इतना है नहीं। सीबीआई इंडिया रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंटरपोल, ये अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि इंटरपोल को भारत में रिप्रेजेंट जो है वो सीबीआई करती है, जो इंटरपोल के साथ सामंजस्य भारत के साथ बैठाती है। तो बाकी ये चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हमें पता ही है कि पॉलिटिकल टूल्स की तरह इसको यूज़ कर लिया जाता है और इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमें पता है, ठीक है। चलो बढ़ लें आगे, चलिए। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लो कि किस तरीके की केसेस सीबीआई ले लेती है, ये भी एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला जब आ ही रहा है सीबीआई के बारे में। तो देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है स्पेशल क्राइम्स। स्पेशल क्राइम्स सीबीआई लेती है। फिर इकोनॉमिक क्राइम्स भी सीबीआई लेती है। इसके अलावा फिर जो तीसरा है आपका एंटी करप्शन क्राइम्स भी सीबीआई लेती है। और चौथा है सू मोटो केस, सू मोटो केस भी लेती है। हमने क्या क्या देखा? स्पेशल केस, इकोनॉमिक केस, एंटी करप्शन केसेस, सू मोटो केसेस। सू मोटो केसेस का मतलब होता है सीबीआई कैन मतलब जैसे सू मोटो मतलब खुद से कोई केस इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस जो है वो अपने ऊपर अपने आप ले लेना, बट ये सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए कर सकती है। यूटी जहाँ पे है वहाँ पे, ऐसा नहीं किसी स्टेट पे सू मोटो ले लिया, स्टेट्स में नहीं है ये यूटी के लिए है। एंटी करप्शन क्राइम समझ में आ रहा होगा, इकोनॉमिक क्राइम भी समझ में आ रहा होगा, स्पेशल क्राइम्स भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और इसमें ऐसी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो यही है, और तो इसमें कुछ हमारे खास काम का नहीं है। सीबीआई के अभी प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है यही बता दो यार। तो ऋषि कुमार शुक्ला जो हैं
नाम याद रख लेना, ऋषि कुमार शुक्ला, ही इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ CBI। इसके बाद देखो एक आर्टिकल आया है गॉन गर्ल्स। ये क्या है, अभी देखो चेन्नई में एक बड़ी दुखदाई घटना देखने को मिली। देर वॉज अ बॉय, नाम तो नहीं पता, हम इनको आशिक नाम से देखते हैं। ये जो है ना, इन्होंने एक लड़की को प्रपोज किया, तो उस लड़की ने इनके प्रपोजल को डिनाई किया। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया कि रेलवे ट्रैक से, जैसे लड़की जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, उसको पीछे से धक्का दे दिया, जिससे कि वो ट्रेन के सामने आके आई थिंक उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी मतलब दुखदाई देने वाली एक घटना है, जो ये दिखाती है कि हमारे देश में अभी क्या हालात है। प्रेजेंट मौजूदा सिचुएशन, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सख्त कानून बनाए जाएं, लेकिन फिर कानून भी सख्त हैं, चीज़ें भी हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी के ऊपर राइटर का ये आर्टिकल आया हुआ है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है महिलाओं को, और ये इश्यूज़ हैं, किस तरीके से इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और वही सब इन्होंने यहाँ पे बोले। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत खास चीज़ की निकल नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, हिंदी इम्पोजिशंस एंड इट डिसकंटेंट्स। तो देखो अभी क्या हुआ है, एक पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, जिन्होंने कहा कि यूज़ हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड रीजनल लैंग्वेज इन अदर स्टेट हैज़ वंस अगेन इग्नाइटेड कंट्रोवर्सी। हुआ क्या, अभी देखिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हिंदी जो है ना, उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हायर एजुकेशन वाले हैं, और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस इन अदर स्टेट्स। मतलब जैसे जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी कर लो, और जो रीजनल स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे रीजनल कर लो। तो उस तरीके की चीज़ों के बाद फिर से यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ रही है। लेकिन अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे बात तो साफ साफ यही कही गई कि जहाँ पे हिंदी करनी है वहाँ पे हिंदी कर लो, बाकी अगर कहीं पे रीजनल लैंग्वेज जो है, जैसे कहीं पे तमिल है, मलयालम है, तो आप उन लैंग्वेज को प्रमोट करिए। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं, देखो वैसे ज़रूरत भी है, पूछो क्यों। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक एग्जाम्पल भी दिया था कि बहुत बार ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, कि भाई लैंग्वेज की वजह से आदमी जितना दिमागदार होता है ना, उतना सामने नहीं निकल पाता है। तो वो अगर बैरियर ख़त्म हो जाएगा तो एक अच्छी चीज़ रहेगी। अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला ऐसा स्टेट बन जा रहा है जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन जो है अब हिंदी में दी जाएगी, हिंदी में भी दी जाएगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो गाइस ये था। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है, टोकनाइजेशन प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड। देखो RBI ने ना कुछ समय पहले टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स करने को कहा था। इसके बारे में डिटेल में तुम कभी एडिटोरियल आएगा तब जानेंगे, लेकिन टोकनाइजेशन क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है, ठीक है। आप जाके ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है पिंत्रा, यहाँ से जाके आप कपड़े खरीदते हो, तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है कि कार्ड को डिटेल को सेव कर दो। फिर बार बार आपको 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV ये सब डालना नहीं पड़ेगा, बस उस पर क्लिक करोगे, OTP आएगा, पे कर दोगे। तो होता क्या है ना, बहुत बार ऐसी वेबसाइट जो हैं वो आपका डेटा लेके सेल कर देती हैं। फिर जमतारा करके किसी सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पर, अगर देखी हो, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं, वो इन डिटेल को यूज़ करके आपको कॉल करते हैं, आपसे OTP निकलवाने की कोशिश करते हैं, या और भी तरीके से आपको फ्रॉड या इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या हो रहा है ना, इसको RBI ने एक सिस्टम निकाला है कि भाई हम टोकन कर देंगे। टोकन मतलब आपकी ना असली डिटेल्स तो सेव ही नहीं होगी, एक टोकन फॉर्म में चीज़ें जाएंगी, और उसी फॉर्म में जो है चीज़ें वहाँ पे सेव रहेंगी, जिससे कि सामने वाली वेबसाइट पे आपका पूरा डिटेल ना जाए। तो यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोकनाइजेशन वाला सिस्टम। टोकनाइजेशन इज सिस्टम विच refers to replacement of actual credit and debit card detail with an alternate code called भी टोकन, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कोई एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे टर्म है, उसके बारे में ध्यान रखना, कार्ड ऑन फाइल डेटा और स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डेटा, COF शॉर्ट में बोलते हैं, या COFT बोलते हैं। इसको मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिंत्रा वेबसाइट में आपकी चीज़ें सेव हो जाती हैं, तो वही, तो इसी को रोकने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए सिस्टम लाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप इस सेशन आपको जो है अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।